Assalamualaikum viewers, this is Umar Tanveer and welcome to the channel IT Connect. So first of all, if you do not subscribe IT Connect yet, please subscribe the channel and click the bell icon so you can watch our latest videos. So today we discussed about fundamental forces. So as we know that there are four fundamental forces: strong nuclear force, weak nuclear force, gravitational force and electromagnetic force. So here I put a pic of four forces जो कि हमें बताएंगे कि क्या है स्ट्रॉन्ग फोर्स बेसिकली बाइंड्स द न्यूक्लियस जो न्यूक्लियस है एटम के अंदर उनको बाइंड रखती है वीक फोर्स इन रेडियो एक्टिव डीके यानी कि कोई जो रेडियो एक्टिव डीके है उसमें वीक फोर्स होती है ये हम फर्दर आगे डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बाइंड्स एटम जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो एटम को एक आपस में जोड़े रखती है ग्रेविटेशनल फोर्स बाइंड द सोलर सिस्टम जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सोलर सिस्टम को मेंटेन करती है सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस्ड strong nuclear force. So what is strong nuclear force? The strong nuclear force is one of four fundamental forces in nature. ये तो सिंपल सी बात है. The strong force is felt between nucleons, protons and neutrons inside the nucleus of an atom. इस बात का मतलब यह है कि जो strong force है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के दरमियान लाई करती है इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम आटम के नहीं आटम में जो न्यूक्लियस है उसके इनसाइड यानी कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़े रखती है उस फोर्स को हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज समटाइम रेफर्ड टू जस्ट एज स्ट्रॉन्ग फोर्स बाज़ इसको सिर्फ स्ट्रॉन्ग फोर्स कह देते हैं और बाज़ इसको स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन भी कहते हैं अब इसको स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन ही क्यों कहते हैं स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को जोड़े रखती है तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को जोड़े रखना कोई आम सी बात नहीं है ये हम फर्दर डिस्कस करेंगे कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को आपस में जोड़े ही क्यों रखती है सो नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन्स पे नेगेटिव चार्ज और न्यूट्रॉन्स पे कोई चार्ज नहीं होता ये हम सब जानते हैं इलेक्ट्रिक रिपल्शन ऑफ प्रोटॉन्स स्ट्रेन्स द न्यूक्लियस प्रोटॉन्स पे इलेक्ट्रिक रिपल्शन है बट द रेजिडुअल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होल्ड द न्यूक्लियस टुगेदर मगर आप ये देख सकते हैं इस पिक में कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के आपस में फोर्स है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है जिसकी वजह से कोई एटम एग्जिस्ट करता है तो नेक्स्ट है जी व्हाट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑन अर्थ क्वेश्चन है एक द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स आल्सो कॉल्ड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर इंटरेक्शन ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर इंटरेक्शन भी कहते हैं ये हम पीछे बात कर चुके हैं इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द फोर फंडामेंटल फोर्स ऑफ नेचर ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है नाम से भी ज्यादा कर सकते हैं कि स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इट इज 6,000 दैट इज 39 zeros आफ्टर 6 यानी कि 6 के बाद अगर हम 39 zeros लगाएं टाइम स्ट्रॉन्गर देन फोर्स ऑफ ग्रेविटी यानी कि इतनी ग्रेविटी से ये फोर्स स्ट्रॉन्ग है तो ग्रेविटी क्या होता है ये हम पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू हाइपर फिजिक्स वेबसाइट ये एक वेबसाइट है हाइपर फिजिक्स तो यहाँ पे आपको ये भी बताते चलूं कि ये बहुत ही तकरीबन ऑलमोस्ट एक्यूरेट वेबसाइट है और ये वेबसाइट बहुत ही इंफॉर्मेटिकल है अगर आप फिजिक्स के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं तो इस वेबसाइट के थ्रू आप जान सकते हैं नेक्स्ट है जी एक क्वेश्चन राइज होता है यहाँ पे व्हाट हैपेंड इफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स डजंट एग्जिस्ट सो इसका हम बात कर रहे थे कि व्हाट हैपेंड इफ द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स डजंट एग्जिस्ट सो इसका जवाब है कि अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एग्जिस्ट नहीं करती देयर वुड बी नथिंग कुछ भी नहीं होगा दुनिया में बट हाइड्रोजन एंड न्यूट्रॉन्स फ्लोटिंग इन स्पेस सिर्फ हाइड्रोजन और न्यूट्रॉन स्पेस में फ्लोट करते रहेंगे when the proton and neutron are apart there is no strong force but when they are together to resemble a nucleus this the strong force exists मीन्स टू से दैट जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक दूसरे से अलहदा होते हैं तो उनके दरमियान फोर्स कोई भी एग्जिस्ट नहीं करती बट जब वो इकट्ठे होते हैं न्यूक्लियस के अंदर तो उनके दरमियान स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एग्जिस्ट करती है और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लाजमी एग्जिस्ट करेगी अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एग्जिस्ट नहीं करेगी तो हमारा भी कोई वजूद नहीं रहेगा सो द नेक्स्ट वन इज वीक न्यूक्लियर फोर्स
वीक इंटरेक्शन आल्सो कॉल्ड वीक फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। वो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन था, ये वीक इंटरेक्शन है। अ फंडामेंटल फोर्स ऑफ नेचर दैट अंडरलाइंस underlies some forms of radioactivity, governs the decay of unstable subatomic particles such as mesons, and initiates the nuclear fusion reaction that fuels the sun. So nuclear force basically जिम्मेदार है डिके डिके का, डिके ऑफ अनस्टेबल सब अटोमिक पार्टिकल्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इस चीज की जिम्मेदार है कि जो भी अनस्टेबल सब एटॉमिक पार्टिकल होगा वो उसका डिके कराएगी और उसको स्टेबल बनाएगी। सो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ही वो फोर्स है जिसकी वजह से हमारे जो सूरज है उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन का रिएक्शन अमल में होता है। और जो कि न्यूक्लियर फ्यूजन का रिएक्शन अमल में आता है, इसी वजह से जो कि सूरज है वो कायम दायम है। द वीक न्यूक्लियर फोर्स इज द सेकंड वीकेस्ट फोर्स आफ्टर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। इस बात से हमें ये भी समझ आई कि सबसे वीक फोर्स ग्रेविटी है, उससे स्ट्रॉन्ग फोर्स वीक न्यूक्लियर फोर्स है। ये नहीं है कि ये वीक न्यूक्लियर फोर्सेस का नाम है और ये सबसे वीक है। वीक न्यूक्लियर फोर्स से ज्यादा ग्रेविटी की फोर्स वीक है, एंड इट इज द फोर्स विद द शॉर्टेस्ट रेंज, और इसकी रेंज सबसे तमाम फोर्सेस से शॉर्टेस्ट है। सो ये हम एक डायग्राम है यहाँ पे दिखाई गई वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो आप ये देख सकते हैं, ये पार्टिकल्स है, ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये न्यूक्लियस है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियर डिके हो रहा है जिसकी वजह से न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है। तो इस चीज की जिम्मेदार वीक न्यूक्लियर फोर्स ही है। नेक्स्ट द क्वेश्चन अराइज, इज वीक न्यूक्लियर फोर्स इज अट्रैक्टिव? क्या वीक न्यूक्लियर फोर्स अट्रैक्टिव है? तो इसका आंसर ये बनेगा कि इट इज नाइदर अट्रैक्टिव नॉर रिपल्सिव, कि वीक फोर्स ना ही अट्रैक्टिव है ना ही रिपल्सिव है, ना किसी चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और ना ही किसी चीज को अपनी तरफ से परे धकेलती है। सो इट एक्ट इनसाइड द न्यूक्लियॉन्स, ये न्यूक्लियन के अंदर एक्ट करती है, एंड कैन एसोसिएशनली लीड टू द न्यूट्रॉन इनटू अ प्रोटॉन बाय अ रिलीज ऑफ बीटा रेडिएशन। सो इसका क्या मतलब है बीटा रेडिएशन? वीक न्यूक्लियर फोर्स हम पीछे पढ़ चुके हैं कि वो न्यूक्लियर डिके का सबब बनती है। सो जब न्यूक्लियर डिके होता है तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन के अंदर कन्वर्ट होता है बाय द रिलीज ऑफ बीटा रेडिएशन, यानी कि एक रेडिएशन लीक होगी, रिलीज होगी, और एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम सिंपली भी कह सकते हैं कि वीक न्यूक्लियर फोर्स इज द फोर्स विच which allow a neutron which allow to convert a neutron into proton. So next another question is rise. So हम इस क्वेश्चन पे बात कर रहे थे कि what happened if weak force does not exist? अगर weak force ना हो तो क्या होगा? If the weak force does not exist, many types of matter would become more stable. इस ये आंसर ये कह रहा है कि अगर वीक फोर्स एग्जिस्ट नहीं करेगी तो जो अनस्टेबल मैटर हैं वो स्टेबल हो जाएंगे। हम पीछे पढ़ चुके हैं कि जो वीक फोर्स है वो न्यूक्लियर डिके का सबब बनती है। तो अगर वीक फोर्स ही नहीं होगी तो न्यूक्लियर डिके नहीं होगा, तो जो अनस्टेबल पार्टिकल मैटर है या पार्टिकल हैं वो स्टेबल हो जाएंगे। बट सुनने में तो ये ठीक लगता है कि जो अनस्टेबल है वो स्टेबल हो जाएंगे, इसमें तो फायदा है, मगर एलिमेंट्स लाइक प्लूटोनियम एंड यूरेनियम वुड बी हैंडल्ड विदाउट प्रोटेक्शन। ये भी बात ठीक है कि जो प्लूटोनियम और यूरेनियम है वो किसी भी प्रोटेक्शन के बिना हम हैंडल कर सकते हैं, कि क्योंकि यूरेनियम और प्लूटोनियम में फ्यूजन डिके सबसे ज्यादा होता है। मगर अगर फोर्स ये वीक फोर्स एग्जिस्ट नहीं करेगी तो सूरज के क्या होगा? हम पीछे पढ़ चुके हैं कि सूरज न्यूक्लियर डिके की वजह से एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर वीक फोर्स नहीं होगी तो जाहिर सी बात है कि सूरज में न्यूक्लियर डिके नहीं होगा। सो विदाउट वीक फोर्स सूरज बिकम नॉट एग्जिस्ट। हम ये सिंपली कह सकते हैं सूरज एग्जिस्ट नहीं करेगा, सूरज का वजूद खत्म हो जाएगा, क्योंकि वीक फोर्स नहीं होगी तो न्यूक्लियर डिके नहीं होगा, और अगर न्यूक्लियर डिके नहीं होगा तो सूरज का वजूद खत्म हो जाएगा। तो ये सिंपली इसका आंसर है कि अगर वीक फोर्स एग्जिस्ट नहीं करेगी तो
कुछ जो अनस्टेबल पार्टिकल हैं लाइक यूरेनियम एंड प्लूटोनियम वो स्टेबल हो जाएंगे, बट अगर वीक फोर्स एग्जिस्ट नहीं करती तो सूरज का वजूद खत्म हो जाएगा, और अगर सिंपली बात है अगर सूरज का वजूद खत्म हो जाएगा तो हमारा भी कोई वजूद नहीं रहेगा। सो एट नंबर 3, ग्रेविटेशनल फोर्स। So what is gravitational force? The force of attraction between all masses in the universe, especially the attraction of Earth's mass for bodies near its surface. So जो बेसिक डेफिनेशन है वो ये कह रही है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑल मैसेज इन द यूनिवर्स, यानी कि यूनिवर्स, नॉट इन अर्थ, नॉट ऑन अर्थ। जो ग्रेविटी की फोर्स है वो बिटवीन ऑल मैसेज इन द यूनिवर्स, यानी कि जितने भी मैसेज हैं यूनिवर्स में उनके दरमियान एग्जिस्ट करती है। लेकिन आगे हम कह रहे हैं स्पेशली द अट्रैक्शन ऑफ अर्थ मैस फॉर बॉडीज, जो अर्थ की बॉडीज हैं, बॉडीज की मैस हैं उनके दरमियान एग्जिस्ट करती है नियर इट्स सरफेस। ये कंडीशन भी एक लगाई गई है कि जो इसकी सरफेस के नियर हो, यानी कि इसकी रेंज के अंदर हो। सो ग्रेविटेशनल फोर्स एन अट्रैक्टिव फोर्स दैट एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स एग्जिस्ट ऑन एवरी अदर ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स। ये तो सिंपल सी डेफिनेशन है कि जो एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहा है उसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। सो इन द डायग्राम ये दिखाया गया है कि ये एक एफ जी ऑब्जेक्ट है जो कि जिस पर फोर्स लग रही है अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ ग्रेविटी फील्ड। तो अर्थ की एक ग्रेविटेशनल फील्ड है, जो भी चीज उस फील्ड के अंदर होगी उस पे अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट करेगी, एक्सर्ट होगी। सो द नेक्स्ट इज व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू। ग्रेविटेशनल फोर्स को एफ जी से हम जाहिर करते हैं, तो ये है जी इज इक्वल टू m1 m2 ओवर आर स्क्वायर। तो ये फार्मूला कैसे आया? सो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ये हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। सो वाई m1 एंड m2 आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ जी। हम एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर एक रबड़ बॉल है, तो अगर हम उसे ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो उसे नीचे आने में एक मखसूस टाइम लगेगा। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि उसे 10 सेकंड लगे हैं। तो अगर एक हार्ड बॉल है, जाहिर सी बात है उसका वजन ज्यादा है, उसका वेट ज्यादा है, तो हम अगर उसी गेंद को ऊपर फेंकें तो वो एज कंपेयर टू रबड़ बॉल वो जल्दी ही आएगी, जमीन की तरफ नीचे आएगी। तो इसी वजह से अगर मैस बढ़ेगा, इफ एम sorry, if m increase then f is also increase। इसकी एग्जांपल मैं आपको दे चुका हूं। तो ये r है, हमने बात की है कि f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। सो अब ये कैसे, अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा तो फोर्स कम लगेगी। अगर फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ कि हमने एक बॉल 10 मीटर पे फेंकी है, तो उसे आने में कम टाइम लगेगा एज कंपेयर टू जो बॉल हमने ऊपर की तरफ 20 मीटर फेंकी है, तो वो लेट पहुंचेगी। इस वजह से एफ जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो अगर आर बढ़ेगा तो एफ फोर्स कम एग्जिट करेगी। सो हो अब ये जी क्या है? जी इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। एफ जी द फोर्स, जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू 6.64 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -11 क्यूबिक मीटर पर किलोग्राम पर स्क्वायर सेकंड, ये इसका यूनिट है। और ये जो वैल्यू है 6.64 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -11, ये कांस्टेंट रहेगी। m1 m2 masses of objects, r square distance between the center of objects, does zero gravity exist। अब ये बात भी, ये क्वेश्चन भी राइज होता है कि क्या जीरो ग्रेविटी एग्जिस्ट करती है? तो इसका आंसर ये है, जीरो ग्रेविटी इज हैपेंड व्हेन इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी आर नॉट फेल्ट। ये तो सिंपल सी बात है, अगर ग्रेविटी का इफेक्ट ना होगा तो जीरो ग्रेविटी एग्जिस्ट करेगी। बट टेक्निकली सेइंग स्पीकिंग ग्रेविटी एग्जिस्ट इन ऑल ओवर द यूनिवर्स। अगर अगर हम टेक्निकली बात करें कि तो ग्रेविटी एग्जिस्ट करती है पूरे यूनिवर्स में, बट astronauts says they does not felt feel the gravity forces। एस्ट्रोनॉट्स जो हैं जो कि स्पेस में जाते हैं, उनका मानना है कि
ग्रेविटी स्पेस में एग्जिस्ट नहीं करती, ये बात कही जा रही है अकॉर्डिंग टू हाइपरफिजिक्स। नासा के साइंस साइंटिस्ट कहते हैं कि जब वो स्पेस में गए तो उन्हें ग्रेविटी एग्जिस्ट फील नहीं हुई। ये तो हम मूवीज में भी देखते हैं कि जो कि स्पेस में है उसमें ग्रेविटी एग्जिस्ट नहीं करती। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैपेंड इफ द ग्रेविटी फोर्स डज नॉट एग्जिस्ट। क्या होगा अगर ग्रेविटी एग्जिस्ट ना करे? अ लैक ऑफ ग्रेविटी इवेंचुअली इट्स रोकल ऑन आवर प्लेनेट। इसका हमारे प्लेनेट पर एक बहुत बुरा असर होगा। अर्थ itself most likely break apart into chunks and float into space। जाहिर सी बात है कि अगर ग्रेविटी नहीं होगी तो अर्थ जो है वो खुद ही, हमारी जो जमीन है, हमारा प्लेनेट है, वो खुद ही टुकड़ों में तकसीम हो जाएगा और स्पेस में फ्लोट करने लगेगा। मीन्स एंड अदर थिंग्स बिकम वेटलेस। यानी कि जो भी चीज है, मीन्स एंड अदर, यानी कि हम कह सकते हैं ए टू जी जितनी भी चीजें हैं वो वेटलेस हो जाएंगी क्योंकि ग्रेविटी उन पर एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो हमारा भी, क्योंकि एज हम इंसान हैं, हमारा भी वेट है, जब हम भी वेटलेस हो जाएंगे तो हमारा वजूद ही खत्म हो जाएगा। सो ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। सो व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स? द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आल्सो कॉल्ड द लॉरेंट्ज फोर्स, ये उस साइंटिस्ट के नेम पे है, एक्सप्लेन्स हाउ बोथ मूविंग एंड स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल इंटरेक्ट। इसमें दो चार्जेस हैं, मूविंग एंड स्टेशनरी चार्ज इंटरेक्ट। इट्स कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बिकॉज इट्स इंक्लूड द फॉर्मली डिस्टिंक्ट इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। तो जैसा कि नाम से जाहिर है, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक, मैग्नेटिक फोर्स। सो द नेक्स्ट इज दिस। आप सबने प्रीवियस क्लासेस में ये तो सुना होगा कि हमारे अर्थ का एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है। इसी की वजह से हमारी जमीन एग्जिस्ट करती है। सो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। ये लाइंस जो हैं ये मैग्नेटिक फील्ड को जाहिर कर रहे हैं। तो ये जाहिर कर रहा है कि नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। सो नाउ हियर द क्वेश्चन राइजेस, इज अर्थ अ मैग्नेट? क्योंकि हम कह रहे हैं कि नॉर्थ और साउथ पोल है, एक हमारी जमीन का नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है, और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। सो क्या हम कह सकते हैं कि अर्थ एक मैग्नेटिक है? तो इसका आंसर सिंपल है कि इसका आंसर हम ये कहते हैं कि द क्रस्ट ऑफ द अर्थ हैज सम परमानेंट मैग्नेटाइजेशन। कि जो हमारे जमीन का क्रस्ट है उसमें कुछ परमानेंट मैग्नेटाइजेशन है। एंड द अर्थ कर्व जनरेट्स इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड। मगर जो अर्थ की कोर है, यानी कि जो हमारी जमीन का सेंटर है, अगर हम नीचे जाएं जो हमारी जमीन का सेंटर आएगा, जो कोर है वो अपनी खुद की भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो क्यों जनरेट करता है? कोर के इर्द गिर्द एक किस्म की फील्ड है जो कि राउंड सर्कल रोटेट करती है। जब भी चीज सर्कल रोटेट करती है, कोर मैग्नेट है, उसके इर्द गिर्द जो भी चीज जनरेट करेगी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि वी कैन से दैट द अर्थ इज मैग्नेट। यस, द अर्थ इज मैग्नेट। हम कह सकते हैं कि अर्थ खुद बजाते खुद एक मैग्नेट है। वेयर इज अर्थ मैग्नेटिक फील्ड द स्ट्रोंगेस्ट? The intensity of the magnetic field is greatest near the magnetic poles where it is vertical. इस बात का मतलब ये है कि स्ट्रोंगेस्ट मैग्नेटिक फील्ड उस जगह पे होगा जहां पे मैग्नेटिक फोल्ड वर्टिकल होंगे। और फिर आगे ये बात होती है कि वीकेस्ट कहाँ पे होगा? तो इस चीज का आंसर है द इंटेंसिटी ऑफ द फील्ड इज वीकेस्ट near where the magnetic pole is horizontal। तो जहां पे मैग्नेटिक पोल हॉरिजेंटली लाई करेंगे वहां पे वीकेस्ट फोर्स होगी, और जहां पे वर्टिकली लाई करेंगे वहां पे
स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होगी। यानी कि अगर मैग्नेटिक पोल्स आर करते हैं वर्टिकल तो फील्ड स्ट्रॉन्गेस्ट होगी, और अगर हॉरिजेंटल लाई कर रहे हैं तो फील्ड वीकेस्ट होगी। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर टुडे टॉपिक। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको इससे कोई नॉलेज हुआ हो और आपने कोई नई बात सीखी हो तो काइंडली लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को, और कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आईटी कनेक्ट उसका जल्द जवाब देगा। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो काइंडली जल्द अज जल्द आईटी कनेक्ट को सब्सक्राइब करें, so we can meet digitally. Thanks a lot. Allah Hafiz.